हाँ जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वेटिंग फॉर योर कंफर्मेशन। यो मैम। ओके जी। हाँ जी, क्या स्टार्ट किया हुआ था हमने? अब वो इन्वेंट्री स्टार्ट हो चुका हुआ था हमारा। चलें जनाब, इन्वेंट्री की एनआरवी कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसे कॉस्ट के साथ कैसे कंपेयर करते हुए इन्वेंट्री की वैल्यूएशन की जाती है और फिर इन्वेंट्री के लॉस को फाइंड आउट किया जाता है। तो ये जनाब हमने सीखा। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिटेल में बात करेंगे, कॉस्ट की बात करेंगे। कॉस्ट की बेटे हमने बात यूं की थी, जब भी इन्वेंट्री की कॉस्ट का जिक्र होगा तो कॉस्ट में क्या कुछ इंक्लूड होगा? आपकी इन्वेंट्री की परचेज प्राइस प्लस ऑल परचेजेस एक्सपेंसेस। अब देखिए बेटे, हमने जितने भी इन्वेंट्री में आइटम परचेज किए हैं वो डिफरेंट लॉट्स में हम परचेज करते हैं। हमें पूरे साल में जितने यूनिट्स चाहिए, अगर मैं एज अ ट्रेडर काम कर रही हूँ, मैंने रेडीमेड आइटम फिनिश गुड्स परचेज करके आगे सेल करने हैं, तो मैंने थ्रू आउट द ईयर जितने यूनिट सेल करने हैं उतने परचेज करने हैं। और परचेजिंग जो है वो वन लॉट में नहीं की जाती, हम डिफरेंट लॉट्स में आइटम परचेज करते हैं। अब जब हम डिफरेंट लॉट्स में आइटम परचेज करते हैं, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन परचेज प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट करती है। फर्ज कीजिए जनाब, हमने ईयर के स्टार्ट में चलें, हमने जनाब 15 जनवरी को कुछ यूनिट्स परचेज किए। वो यूनिट्स थे 50 यूनिट्स थे और हमने एक यूनिट परचेज किया 10 में। कॉस्ट कितनी हो गई? 500। उसके बाद जनाब हमने 31 मार्च में फिर से 100 यूनिट परचेज किए। अब एक यूनिट की कॉस्ट थी 15। टोटल कितना हमारे पास हो गया? 1500। फिर जनाब उसके बाद हमने 30 अगस्त को 150 यूनिट्स परचेज किए और रेट हो गया हमारे पास 200। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई हमारे पास? 3000। अब ईयर एंड पे वो हमें बता रहे हैं, ईयर एंड हमें पता चल रहा है कि जनाब देखो पूरे साल में हमने कितने यूनिट्स परचेज किए? 50 यूनिट्स मैंने 15 जनवरी को परचेज किए, 31 मार्च को 100 यूनिट्स परचेज किए और 30 अगस्त को मैंने जनाब यूनिट्स परचेज किए हैं 150। तो टोटल यूनिट्स कितने बन गए जो मैंने परचेज किए? 300। अब मुझे मालूम हो रहा है कि 300 में से जनाब हमारे पास ईयर एंड पे 80 यूनिट्स हैं। बाकी यूनिट्स कहाँ गए? 220। जनाब जो 220 यूनिट्स थे वो हमने सेल कर दिए। ओके जी, क्या है हमने यहाँ सपोज किया कि जनाब बिजनेस में थ्रू आउट द ईयर मुझे जितने यूनिट्स चाहिए वो एक ही लॉट में तो परचेज नहीं किए जाते। एक ही लॉट में मैं इतने सारे यूनिट खरीदूंगी, मुझे पूरे साल वो यूनिट स्टोर करने पड़ेंगे, उनकी होल्डिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी। हमने तो अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना है, विद इन लिमिट्स रखना है। तो भाई हम पूरे साल में अगर मुझे 300 यूनिट चाहिए, मैं एक ही दफा परचेज नहीं करूंगी, डिफरेंट परचेजेस ऑर्डर में डिफरेंट लॉट्स में परचेज करूंगी। तो यहाँ हमने सपोज किया कि फर्स्ट कर ले 15 जनवरी को 50 यूनिट खरीदे, तब रेट क्या था? एक यूनिट का 10 रुपए। फिर 31 मार्च को जाके यूनिट 100 खरीदे तो रेट 10 से बढ़ के 15 पे चला गया। फिर जनाब 30 अगस्त को 150 यूनिट मजीद खरीदे तो मेरे पास तब रेट कितना हो चुका था साल के एंड में? 20 रुपए पर यूनिट। तो भाई अब टोटल यूनिट्स मैंने थ्रू आउट द ईयर जो परचेज किए वो 300 थे और ईयर उस एंड में मालूम हुआ कि 300 में से 220 यूनिट बेच दिए। मेरे पास इन्वेंट्री में कितने यूनिट पड़े हुए हैं जनाब? इन्वेंट्री में मेरे पास यूनिट पड़े हुए हैं इस वक्त 80। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक में 80 यूनिट्स पड़े हुए, मैंने इनकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। अब इनको कौन सी कॉस्ट चार्ज करें? अब मुझे क्या पता ये पहली लॉट में से बचे हुए जिसका रेट 10 था, दूसरी लॉट में से बचे हुए जिसका रेट 15 था, या तीसरी लॉट में से बचे हुए जिनका रेट 20 था। तो जनाब यहाँ पे ये कंफ्यूजन हमें आ जाएगी। जब कॉस्ट कैलकुलेट करना होगी, कॉस्ट हर लॉट की वेरी कर रही है।
परचेज प्राइस हर लॉट की वेरी कर रही है, तो जो क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हुए यूनिट्स वो आइडेंटिकल हैं, हम फिजिकली यूनिट्स को देख के अंदाजा नहीं लगा सकते कि जो यूनिट मेरे पास 50 क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हुए हैं वो पहली लॉट में से थे, दूसरी में से थे या तीसरी में से थे। तो जब ये इशू आएगा तो इसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करना हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा कि भाई 80 यूनिट को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं, 15 से या 20 से। हाँ जी बेटे, क्या कहना चाह रहे हैं? चले, आपका माइक सही होता है फिर बात करते हैं, जब तक मैं अपनी बात को कैरी ऑन करूंगी। तो बेटे जब ऐसा प्रॉब्लम आ जाए बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन प्राइसेस बढ़नी शुरू हो जाएं या बिकॉज ऑफ डिफ्लेशन प्राइसेस कम होनी शुरू हो जाएं और हम डिफरेंट लॉट में आइटम परचेज करते हैं, तो हमेशा हमें ये प्रॉब्लम ईयर एंड पे फेस करना पड़ेगा कि जो क्लोजिंग स्टॉक में यूनिट्स पड़े हुए हैं उन्हें कौन सी कॉस्ट चार्ज की जाए। इसकी हेल्प के लिए हमारे पास फर्दर कॉस्ट वैल्यूएशन मेथड्स अवेलेबल है। मैम जी बेटे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैंने अभी क्लास ज्वाइन की है। मैम आप ये एग्जांपल करवा रही हैं बुक या जर्नल बता रही हैं? जर्नल डिस्कशन अभी तो कर रहे हैं बेटे। ठीक है मैम। ठीक है मैम एक दफा प्लीज रिवाइज कर दीजिएगा। अच्छा जी, मैं अभी कर देती हूँ। चलो इधर आओ। हमने कल डिस्कस किया था जनाब कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन अंडर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हम जो करते हैं और IAS 2 को फॉलो करते हुए करते हैं इन्वेंट्री की वैल्यूएशन, वो क्या है कि इन्वेंट्री की वैल्यू लोअर ऑफ कॉस्ट या NRV पे करो, ऐसे ही है। अब NRV कैसे कैलकुलेट करते हैं ये तो हमने अतीब बेटे कल सीखा कि जनाब NRV यूं कैलकुलेट की जाती है, जो यूनिट आपने बेचने हैं देखो वो कितने में बिक सकते हैं, उनकी एक्सपेक्टेड सेल्स प्राइस में से सेलिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया जाए और जनाब अगर वो यूनिट इनकम्प्लीट है तो उसको कंप्लीट करने पर जो फर्दर एक्सपेंस आएगा, सिंपल इज दैट, सेल प्राइस माइनस सेलिंग कॉस्ट माइनस फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट माइनस कर दी जाए तो हमारे पास NRV आता है। तो NRV की वर्किंग हमने सीख ली थी कल के लेक्चर में। आज हम बात करेंगे कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से कि कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो भाई जब भी इन्वेंट्री की कॉस्ट की बात होगी तो इन्वेंट्री की कॉस्ट जो है वो हमेशा किसके इक्वल होती है? हम बीइंग ट्रेडर जो है इस चैप्टर को लेके चल रहे हैं, तो ट्रेडर ने रेडीमेड आइटम परचेज करके आगे सेल करने, तो भाई उसकी इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है वो किसके इक्वल है? परचेज प्राइस प्लस ऑल परचेजेस एक्सपेंसेस। ओके हो गया। अब उसके बाद हमने ये बात कही थी अति बेटे कि हमने क्या करना है, पूरे साल में जितने टोटल यूनिट परचेज करने होते हैं एक ही ऑर्डर में परचेज नहीं करते बल्कि मुख्तलिफ ऑर्डर्स में परचेज करते हैं। जब मुख्तलिफ ऑर्डर्स में हम परचेज करेंगे, जब जितनी क्वांटिटी की जरूरत है तब खरीद लेंगे, फिर फर्दर जितने यूनिट बेचने होंगे तब खरीदेंगे, जब जितने यूनिट बेचने हैं तब खरीद लिए जाते हैं। डिफरेंट लॉट्स में हम यूनिट्स को खरीदते हैं। अब महंगाई की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से क्या है, परचेज प्राइस फ्लक्चुएट करती है, जो चीजें वो महंगी होती चली जाती हैं, रेट बढ़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमने सपोज किया कि जनाब हमें पूरे साल में 300 यूनिट चाहिए थे, खरीदने थे, और हमने कैसे खरीदे? 15 जनवरी को 50 यूनिट खरीदे, तब रेट था 10 रुपीज। फिर हमने 31 मार्च को 100 यूनिट परचेज किए, रेट था 15। फिर 30 अगस्त को जाके 150 यूनिट्स परचेज किए जब रेट था 20। ओके जनाब, इस तरह हमने 300 यूनिट खरीदे। अब थ्रू आउट द ईयर 300 में से हमने 220 यूनिट बेच दिए हुए, तो ईयर एंड पे मेरे पास यूनिट पड़े हुए हैं 80। अब प्रॉब्लम क्या है, 80 यूनिट मेरे पास स्टॉक में है, उनको कॉस्ट कौन सी चार्ज करूं? मेरे पास कॉस्ट के 3 रेट है, 10, 15 एंड 20। हमें ये नहीं मालूम ये जो 80 यूनिट बचे में ये कौन से वाली परचेजेस में से बचे में, 15 जनवरी वाली, 31 मार्च वाली या 30 अगस्त वाले लॉट में से यूनिट्स पड़े में, हमें नहीं मालूम, क्योंकि जितने भी यूनिट्स हैं वो फिजिकली एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। आपके कॉलेज में ये जितने भी रोस्ट्रम पड़े हुए सेम शेप के हैं, हमें नहीं मालूम हमने कौन सा जो रोस्ट्रम है किस लॉट में परचेज किया। तो एंड में जब हमें ये प्रॉब्लम आ जाए कि 80 को कौन सी कॉस्ट चार्ज करें, बेटे म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिएगा। तो ईयर एंड पे जब हमें ये इशू आ जाए कि ये जो 80 यूनिट्स हैं इसको कौन सी कॉस्ट चार्ज करें, तो उसके सॉल्यूशन के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कॉस्ट वैल्यूएशन कुछ मेथड्स अवेलेबल हैं जिन्हें हमने आज डिस्कस करना है। वो कॉस्ट वैल्यूएशन कौन कौन से मेथड्स हैं जनाब? एक है हमारे पास FIFO, यू वेलकम, और दूसरा मेथड है आपके पास FCO। FIFO stand for first in first out और FCO stands for average costing method। इन मेथड्स में
हम क्या सपोज करेंगे, क्या चीज आगे कैरी ऑन करेंगे बेटे, FIFO मेथड में हम ये चीज एज्यूम करेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो यूनिट हमने पहले परचेज किए वो पहले सेल हो गए, आउट हो गए, इसका मतलब है जो बाद में हमने यूनिट खरीदे हुए थे वो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री का पार्ट बने। जैसे देखें यहाँ पे मैं FIFO मेथड की अगर एप्लीकेशन करूं तो जनाब FIFO में इस एग्जांपल को अगर मैं सॉल्व करूं तो मैं कहूंगी कि जनाब मेरे पास 80 यूनिट्स जो बचे हुए वो आखिरी वाली लॉट्स में से बचे हुए। आखिरी वाली लॉट में कितने यूनिट है, 150, जिसको हमने खरीदा था किस हिसाब से, 20 के हिसाब से। तो जनाब जो 80 यूनिट मेरे क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हुए उनकी कॉस्ट कितनी है पर यूनिट 20, ये कितना हो गया 1600। FIFO मेथड में हम ये चीजें एज्यूम करके चलते हैं। फिजिकल गुड्स की फ्लो का इन मेथड के साथ कुछ लेना देना नहीं है, ये सिर्फ बुकिश मेथड है इन्वेंट्री की कॉस्ट को, वैल्यू को फाइंड आउट करने के। FIFO मेथड में हम ये चीज एज्यूम करते हैं बेटे। FCO मेथड में हम क्या चीज एज्यूम करते हैं कि जनाब हमारे पास जितनी भी यूनिट्स और कॉस्ट है उनकी एवरेज कॉस्ट फाइंड आउट कर ली जाती है। एवरेज कॉस्ट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एवरेज कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, टोटल जितने यूनिट्स परचेज किए उनकी टोटल कॉस्ट को टोटल यूनिट से डिवाइड कर देंगे। टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी है, ये देखिए यहाँ कॉस्ट है, इसको सम अप कर लीजिए। 500, 1500, 2000 प्लस 3000, टोटल कॉस्ट है मेरे पास 5000। 5000 डिवाइडेड बाय जो टोटल यूनिट परचेज किए 300, टेल मी 16.6 पर यूनिट मेरे पास एवरेज कॉस्ट आ गई है। हम ये एवरेज कॉस्ट जो है वो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट को चार्ज कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक में हमारे पास यूनिट्स हैं 80, एवरेज कॉस्ट हम चार्ज करेंगे 16.667 चल रहा है। एक मिनट बेटे अब बताओ 28। तो जनाब FCO मेथड आपको 80 के जो क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हुए यूनिट्स हैं उनकी वैल्यू एवरेज कॉस्ट से कैलकुलेट करके बता रहा है, वो है 1328 और FIFO मेथड में आपके पास आ रही है 1600। तो जनाब ये FIFO और FCO मेथड आपके कॉस्ट वैल्यूएशन के, इन्वेंट्री कॉस्ट वैल्यूएशन के मेथड्स हैं जो आपको इस सिचुएशन में हेल्प आउट करते हैं कि जनाब अगर हमने डिफरेंट लॉट्स में आइटम्स को परचेज किया हुआ है, हर लॉट की कॉस्ट प्राइस बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन चेंज है, तो फिर क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हुए यूनिट को कौन सी कॉस्ट चार्ज की जाए, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमारे पास मेथड्स अवेलेबल हैं FIFO एंड FCO। इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे जनाब, और इसकी प्रैक्टिस के लिए पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। सिंपल सा क्यों लेना, साथ ही हम जिसमें वो NR की प्रैक्टिस भी दी हुई हो वो एक साथ ही सॉल्व कर लेते हैं। जी जनाब ये क्वेश्चन निकालिएगा, क्वालिटी प्रोडक्ट्स के नाम से एग्जांपल है आपकी बुक्स में, पेज नंबर 457। इस क्वेश्चन की पिक ले लीजिए और मुझे बुक दे दीजिए बेटे। हाँ जी आप लोग बुक्स पे आइए, पेज नंबर 457 पे एग्जांपल है, उसका नाम है क्वालिटी प्रोडक्ट। इस पेज की और नेक्स्ट पेज की पिक लेकर ना बेटे ये मुझे बेटे म्यूट कीजिए जहां से आवाज आ रही है। जी जनाब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं जनाब। इन मेथड्स की एप्लीकेशन के लिए बेटे हम बनाया करते हैं स्टॉक लेजर कार्ड। स्टॉक लेजर कार्ड का फॉर्मेट क्या है, फर्स्ट वन कॉलम में डेट, उसके बाद परचेजेस का कॉलम हुआ करता है, फिर बेटे उसके बाद सेल्स का कॉलम, और लास्ट वन में होता है बैलेंस का कॉलम।
जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं हम उन्हें क्रोनोलॉजिकली डेट वाइज रिकॉर्ड करेंगे। तो जनाब क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुई उनकी डिटेल दी हुई है, पेज पलटिएगा। सबसे पहले चलें 457 पे उसने जनवरी के मंथ में आपने जितने यूनिट परचेज किए, सेल किए, रिटर्न्स हुई, ड्राइंग्स हुई, उनकी सारी डिटेल आपको बताई हुई है। नेक्स्ट पेज पे 458 के स्टार्ट में आपको ओपनिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स बता रहा है। ओपनिंग इन्वेंट्री के वो यूनिट्स जो जनवरी से पहले परचेज हो चुके थे, दिसंबर में परचेज किए लेकिन बिके नहीं थे, इसलिए वो दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक और आपके पास जनवरी का ओपनिंग स्टॉक है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स को लिखेंगे। देखिए कैसे मेंशन करेंगे। 1 जनवरी ओपनिंग स्टॉक के यूनिट को आपने बैलेंस के कॉलम में लिखना है। ओपनिंग स्टॉक में यूनिट्स हैं 10,000। पर यूनिट कॉस्ट इज नॉट गिवन। टोटल कॉस्ट उसने क्वेश्चन में आपको बताई हुई है कि जनाब हमने ये जो 10,000 यूनिट्स परचेज किए उनकी कॉस्ट थी 1,480,000। पर यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे 10,000 से डिवाइड कर देंगे। देखें आपके पास कॉस्ट कितनी आती है, 14.8 आती है या कुछ और, या 148 148 आपके पास जो है वो पर यूनिट कॉस्ट थी। तो ओपनिंग स्टॉक को हमेशा आपने बैलेंस के कॉलम में सबसे पहले लिखना है कि जनवरी के स्टार्ट में हमारे पास इतने यूनिट्स थे और जितने यूनिट्स थे उन्हें पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया तो टोटल कॉस्ट आपके पास 1.48 मिलियन आ गई। उसके बाद सीक्वेंस में हम इन ट्रांजैक्शंस को पढ़ते चले जाएंगे और लिखते चले जाएंगे। तो जनाब 6 जनवरी को आपने 15,000 यूनिट्स परचेज किए तो डेफिनेटली इसे हम परचेज के कॉलम में मेंशन करेंगे। $15,000 एट द रेट ऑफ 150। अच्छा अब एक और चीज, स्टॉक लेजर कार्ड के साथ मेंशन कर दीजिए। हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे FIFO मेथड से और फिर इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ FCO मेथड। जब बेटे इसे FIFO मेथड से सॉल्व करते हैं तो देखो स्टेप नंबर 1 में क्या किया, अगर ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स दिए हुए तो वो मैंने बैलेंस के कॉलम में लिख लिए, यूनिट्स भी, पर यूनिट कॉस्ट भी और टोटल वैल्यू भी। जो यूनिट्स परचेज करते हैं हम उन्हें परचेजेस के कॉलम में यूं लिखा करते हैं, यूनिट्स भी लिख दिए और पर यूनिट आपने उनकी वैल्यू को भी मेंशन कर दिया, मल्टीप्लाई किया तो जनाब आपके पास टोटल परचेज कॉस्ट आती है 2,250,000। FIFO मेथड में हम क्या करते हैं, परचेजेस को परचेजेस के कॉलम में भी लिखते हैं और उसे बैलेंस में भी कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। क्यों, इसलिए बैलेंस जो यूनिट आपके पास स्टोर रूम में पड़े हुए हैं, ऑलरेडी 10,000 यूनिट्स थे, 15,000 हमने और खरीदे तो जनाब हमारे पास स्टोर रूम में 15,000 यूनिट का बैलेंस बढ़ गया, इसलिए आपने 15,000 यूनिट जो खरीदे इन्हें सेम इसी तरह बैलेंस के कॉलम में लिख देना है। 15,000 into 150 equal to 2,250,000। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट में जनाब 10 जनवरी को आपने यूनिट सेल किए हैं 18,000 और उसके ऑपोजिट जो वैल्यू दी होगी आपने हमेशा इग्नोर करनी है। सेल यूनिट के केस में जो वैल्यू आपको गिवन होगी वो हमेशा सेल प्राइस गिवन होगी, जबकि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन हम कभी भी सेल प्राइस पे नहीं करते, हमेशा इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस पे हुआ करती है। तो इसलिए आपने सेल प्राइस को इग्नोर कर देना है। सेल प्राइस दी क्यों है, ऐसे क्वेश्चंस जिनमें सेल्स के यूनिट्स के केस में सेल प्राइस दी होगी वहां वो आपसे प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। तो प्रॉफिट कैलकुलेट हम कैसे करते हैं, जब यूनिट सोल्ड होंगे हम उन्हें सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, सेल्स रेवेन्यू आएगा, सेल्स रेवेन्यू में से बेटे हम सीजीएस को माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाला करते हैं, इसलिए उसने सेल प्राइस दी हुई है। लेकिन आपने FIFO और FCO मेथड की एप्लीकेशन में स्टॉक लेजर कार्ड में क्योंकि हम इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कर रहे हैं वहां सेल प्राइस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। अब जनाब आपने 18,000 यूनिट सेल किए, जब भी यूनिट सेल करने आपने बैलेंस के कॉलम को क्लोज करना है एक लाइन लगाकर, जिस तरह यहां मैंने आपके सामने लाइन लगाई। लाइन लगाने के बाद अब आपने जब यूनिट इशू करने हैं, सेल करने, तब फोकस करना है कि जनाब हम इस पे कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे FIFO का। तो देखें 18,000 यूनिट आपने बेचे हैं, उनको कौन सी कॉस्ट चार्ज करोगे अंडर FIFO मेथड। आप एज्यूम करोगे कि जो 18,000 यूनिट आपके पास से जा रहे हैं किस तरह जा रहे हैं, 10,000 यूनिट पहली लॉट में से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जिनकी कॉस्ट थी 148।
18,000 मैं कैसे पूरे करूंगी? 10,000 मैंने पहली लॉट में से ले लिए, 8,000 जो है मैंने जनाब सेकंड लॉट में से ले लिए, जिनकी कॉस्ट है 150। तो यूं 18,000 यूनिट जो हमने सेल किए उनकी कॉस्ट आ गई अंडर FIFO मेथड। टोटल कॉस्ट यहां मेंशन करेंगे 1,80,000 और जी ये 12 लाख पूरी हो गई। अब देखो आपके पास बैलेंस में क्या है। जो फर्स्ट वन लॉट थी वो तो सारी की सारी आपने कैरी फॉरवर्ड कर ली। सेकेंड लॉट में 15,000 यूनिट में से 8,000 यूनिट आपने इशू कर दिए। रिमेनिंग बैलेंस में कितने यूनिट है? इज इट 7,000? देखो ना, 15,000 माइनस 8,000, 7,000 यूनिट्स हैं और उनकी कॉस्ट कितनी है? 150। तो ये बेटे मेरे पास कितनी हो जाएगी इसकी टोटल वैल्यू? 10,50,000। देखो गौर कीजिए क्या किया हमने। ओपनिंग बैलेंस में 10,000 यूनिट थे, फिर आपने 15,000 और यूनिट खरीद लिए। आपके पास स्टॉक में टोटल यूनिट हो गए 25,000, लेकिन उनको मैंने मर्ज करके नहीं लिखा, इसलिए दोनों की कॉस्ट पर यूनिट वेरी कर रही है। पहली लॉट की कॉस्ट पर यूनिट 148 है, दूसरी लॉट की कॉस्ट पर यूनिट 150 है। वो वेरी कर रही है, इसलिए बेटे इसको सेपरेट ही रहने दिया। अब वो क्वेश्चन में बताता है कि 10 जनवरी को जाकर आपने 18,000 यूनिट जो है ना वो सेल किए। अब उनकी को जो सेल किया उनकी कॉस्ट मैंने कैसे फाइंड आउट करनी है? अंडर FIFO मेथड एज्यूम करेंगे जो पहली लॉट के यूनिट है जिनकी कॉस्ट 148 है उनको पहले यूज किया, और बाकी 8,000 यूनिट हमने सेकंड लॉट में से लिए, और सेकंड लॉट में 15,000 यूनिट थे, 8,000 बिक गए, बैलेंस में क्या बचे? 7,000। जो रिमेनिंग यूनिट थे वो बैलेंस में हमने कैरी फॉरवर्ड कर लिया। इसी तरह क्वेश्चन को हम आगे कैरी ऑन करते जाएंगे। चलिए जनाब, 10 जनवरी के बाद हमने फिर से 13,000 यूनिट खरीदे। तो डेट है जनाब इसकी 16 जनवरी। लीजिए 16 जनवरी में जनाब मैंने यूनिट परचेज किए, उनको परचेजेस के कॉलम में भी लिख दूंगी और बैलेंस के कॉलम में भी लिख दूंगी। 13,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 160, 2080,000। अच्छा, अब ये देखो बेटे, इसको इसी तरीके से हमने परचेजेस के बैलेंस के कॉलम में लिख देना है। 13,000 इंटू 160 इक्वल टू 2080,000। फिर उसके बाद देखिए परचेज रिटर्न्स का क्या करें। परचेजेस को भी परचेजेस के कॉलम में ही लिखते हैं, परचेज रिटर्न्स भी वही एडजस्ट करेंगे परचेजेस के कॉलम में ही। अगर क्वेश्चंस में सेल्स गिवन है तो वो सेल्स के कॉलम में आएंगी, और अगर सेल्स रिटर्न्स है उन्हें भी सेल्स के कॉलम में ही एडजस्ट करेंगे। बैलेंस पे क्या इफेक्ट होगा वो आपने खुद सोचना है कि जब यूनिट परचेज करते हैं तो बैलेंस बढ़ता है, हम बैलेंस में ऐड कर देते हैं। तो यूनिट जब बेटे परचेज किए हुए आप रिटर्न करोगे तो आपका बैलेंस उतने से कम हो जाएगा। तो आपने क्या करना, उसे परचेजेस के कॉलम में नेगेटिव शो कर देना है, बैलेंस में से माइनस कर देना। और परचेज रिटर्न्स कब हैं? 18 जनवरी को। वो आपको कॉस्ट पर यूनिट देखो साथ में बता रहा है कि जो आइटम आपने रिटर्न किए वो 150 जिस जो कॉस्ट है उस पे रिटर्न किए। इसका मतलब है जो चीजें हमने 6 जनवरी को खरीदी थी 150 के हिसाब से, वो चीजें वापस की, उनको वो कॉस्ट चार्ज करेंगे। तो अब ये देखिएगा जनाब क्या करना है। चाहे आपके पास से यूनिट्स जब भी जा रहे हैं, चाहे सेल हो रहे हैं या परचेज रिटर्न्स हो रही हैं, आपने बैलेंस के कॉलम को क्लोज कर देना है। परचेज रिटर्न्स में कितने यूनिट हैं? 1,000 है, और वो कहता है उनकी कॉस्ट है 150। इसका मतलब है कि 1,50,000। अब परचेजेस को परचेजेस के कॉलम में पॉजिटिव लिखते हैं, और परचेज रिटर्न को परचेजेस के कॉलम में क्या करोगे? नेगेटिव लिखोगे। ओके जी। अब उसके बाद बैलेंस पे क्या इफेक्ट होगा? आपकी 150 कॉस्ट वाली जो लॉट थी उसमें ऑलरेडी 7,000 यूनिट थे, आपने उसमें से 1,000 वापस कर दिए। अब उस लॉट में कितने यूनिट रह गए? 6,000। तो पहली वाली लॉट में 6,000 यूनिट बच गए, दूसरी वाली लॉट को कुछ भी नहीं हुआ, उसका बैलेंस मैंने ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड कर लिया। ऊपर वाले का 900,000 आता है। लीजिए, ये लीजिए क्या किया, पहले वाली लॉट 7,000 यूनिट से उसमें से 1,000 हमने वापस कर दिए, तो मेरे पास 6,000 यूनिट रह गए। और जो दूसरी लॉट थी जिसकी कॉस्ट पर यूनिट 160 थी उसमें 13,000 यूनिट थे, वो वैसे ही हमने कैरी फॉरवर्ड कर लिए। 18 जनवरी के बाद फिर बेटे 25 जनवरी को आप यूनिट सेल कर रहे हो, तो मैंने बैलेंस के कॉलम को फिर से क्लोज कर देना।
25 जनवरी हम यूनिट सेल कर रहे हैं जनाब 12,000। फाइफो मेथड की एप्लीकेशन अगर हम करें तो 12,000 यूनिट कैसे सेल करोगे बेटे? 6,000 पहली लॉट में से ले लेंगे और 6,000 हम दूसरी लॉट में से ले लेंगे। पहली लॉट की कॉस्ट है 150, दूसरी लॉट की कॉस्ट है 160। ये हो गया बेटा जी मेरे पास 900,000 और ये 9,60,000। अब बैलेंस में क्या है? पहली लॉट टोटली फ्री हो गई, एम्प्टी हो गई। दूसरी लॉट में 13,000 यूनिट पड़े हुए थे, 6,000 आपने उसमें से इशू कर दिए। रिमेनिंग मेरे पास कितने यूनिट है? 7,000 जिनका रेट है 160। 11,20,000 उनकी कॉस्ट है। इस तरीके से बेटे फाइफो मेथड की एप्लीकेशन करते हैं। हम कंप्लीट करेंगे अपने क्वेश्चन को। सेल्स के बाद है जनाब आपके पास ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट क्या किया करते हैं? अगर ऑनर गुड्स विड्रॉ कर ले बिजनेस से तो क्या बात क्लास में हमने बार बार डिस्कस की हुई है, ऐसी ड्राइंग्स को हम परचेजेस में से माइनस किया करते हैं। तो आपने क्या करना, ड्राइंग्स के एंगेज में बिजनेस से यूनिट्स जा रहे हैं, बैलेंस में से माइनस करना है। लेकिन उसका एक इफेक्ट तो बैलेंस के कॉलम में आना है, दूसरा इफेक्ट कहां करेंगे? इसका इफेक्ट देंगे परचेजेस के कॉलम को ड्राइंग्स की वजह से कम कर लेंगे। और यूनिट्स जब भी जा रहे होंगे बैलेंस के कॉलम को आपने क्या करना है? क्लोज। ड्राइंग्स की वजह से बिजनेस में से यूनिट्स जा रहे हैं, और यूनिट जब भी जाएं, चाहे परचेज रिटर्न्स हो, चाहे सेल्स हो, चाहे ड्राइंग्स हो, आपने बैलेंस के कॉलम को क्लोज कर देना है। तो जनाब ड्राइंग्स के एंगेज में 28 जनवरी को 2,000 यूनिट जा रहे हैं। अब इनको कौन सी कॉस्ट चार्ज करें? देखें, इन 2,000 यूनिट के एंगेज में उसने कोई भी कॉस्ट आपको नहीं दी हुई। इसका मतलब है वो कोई लॉट स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि जो यूनिट्स ऑनर ले गया 2,000 यूनिट वो कौन सी लॉट में से ले गया। जिस तरह परचेज रिटर्न में तो उसने खुद स्पेसिफाई कर दिया था कि जो आप सप्लायर को चीजें वापस कर रहे हो 1,000 की परचेज रिटर्न है वो किस लॉट में से थी, उसकी कॉस्ट उसने खुद बता दी। अगर तो यहाँ पे भी वो खुद बता देता तो वही हम कॉस्ट चार्ज करते हैं। अगर ना बताई हुई हो तो फिर आपने क्या करना है, वो गिवन मेथड के अकॉर्डिंगली चलना है, फाइफो मेथड के अकॉर्डिंगली। फाइफो मेथड के अकॉर्डिंगली अगर हम चलें भी तो जरा गौर कीजिएगा, आपके पास बैलेंस में लॉट ही एक है बिफोर ड्राइंग्स और उनकी कॉस्ट कितनी है? 160। फिर हम इसे यही कॉस्ट चार्ज करेंगे जो कि आपके पास करंटली अवेलेबल है 160, 320,000। इन्हें नेगेटिव लिखेंगे परचेजेस के कॉलम में। क्यों? परचेज रिटर्न्स की वजह से भी परचेजेस कम होती हैं और ड्राइंग्स की वजह से भी परचेजेस को हम कम करते हैं। बैलेंस पे क्या इफेक्ट होगा? 7,000 यूनिट्स थे, 2,000 ऑनर लेगा, बकाया आपके पास कितने? 5,000 एट द रेट ऑफ 160, 800,000। कोई इशू बेटा यहां तक? हैंड रेज कीजिए जिनको क्लियर है। चलो गुड हो गया, ठीक है बेटे। अब ड्राइंग्स के बाद फिर से आपके पास 29 जनवरी को आइटम्स आपने परचेज किए। 29 जनवरी को हमने फिर से आइटम परचेज किए हैं और वो 10,000 है, रेट है 140। जी बेटे 1,400,000। अब क्या करेंगे? परचेजेस के कॉलम में भी लिखा, इसको सेम ऐसे ही हम बैलेंस के कॉलम में भी लिख देंगे। 10,000 एट द रेट ऑफ 140, टोटल कॉस्ट हो गई हमारे पास 1,400,000। 800 यूनिट की शॉर्टेज हो गई। वो यूनिट्स है ही नहीं है हमारे पास। जिन यूनिट की शॉर्टेज हो जाए, जो कौन सी 4 सिचुएशंस मैंने आपसे डिस्कस की थी, कौन बताएगा आप में से कि जिनके गेस में मैं आपसे कहती हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास से बिजनेस से चीजें चली जाती हैं और कॉस्ट उनकी रिकवर नहीं होती। उन चारों सिचुएशंस में हम क्या किया करते हैं? उन गुड्स की वैल्यू को, कॉस्ट को परचेजेस में से माइनस किया करते हैं। याद करें तो कौन बताएगा? हाफिज मोहम्मद उमर बताइए बेटे, अनम्यूट कर लो। ऑप्शन दिया हुआ मैंने आपको। मैम या तो ड्राइंग्स हो जाएं, शाबाश, या एडवर्टाइजमेंट के लिए, या डिस्ट्रॉय हो जाएं, या लॉस हो जाएं। बिल्कुल ठीक है। देखो बेटे, इन तमाम सिचुएशन में ऑनर गुड्स को ले जाए बिजनेस से, गुड्स
का लॉस हो जाए किसी रीजन की वजह से भी, थेफ्ट हो गया, फायर का इश्यू हो गया, डैमेज हो गई, शॉर्टेज किसी वजह से भी हो जाए, या कस्टमर को फ्री सैंपल्स दे दो, किसी को चैरिटी में दे दो, उनके केस में हमें पैसे नहीं आते, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास से चीजें चली जाती हैं। इन तमाम सिचुएशन में हमने क्या सीखा हुआ है, इनको एक इफेक्ट ये देते हैं कि हम इन्हें परचेजेस में से माइनस कर देते हैं। बुक में उसने हर जगह इसकी डिफरेंट ट्रीटमेंट दी हुई है, लेकिन आपने एक ही मेथड कैरी ऑन करना है। जैसे ड्राइंग्स, अब मुझे नहीं पता उन्होंने ड्राइंग्स के यूनिट को उन्होंने किस में मेंशन किया हुआ है, किस कॉलम में मेंशन किया हुआ है। उन्होंने इशू के कॉलम में मेरा ख्याल है मेंशन किया हुआ है, हमने वहां मेंशन नहीं करना। उसने कहीं इशू के कॉलम में लिखा होगा, मतलब सेल्स के कॉलम में, कहीं परचेजेस के कॉलम में। हमने एक ही मेथड जो पढ़ लिया उसी पे स्टिक रहेंगे, क्योंकि आप वेरी करोगे तो स्टूडेंट लेवल पे इन चीजों को डिफरेंशिएट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। ड्राइंग्स के यूनिट हो, शॉर्टेज के यूनिट हो, थेफ्ट के यूनिट्स हो, फ्री सैंपल्स के यूनिट हो, चैरिटी के यूनिट हो, आपने हमेशा परचेजेस के कॉलम में से उनको माइनस करना है। तो जनाब हमने क्या करना है, अब चीजें शॉर्टेज हो रही हैं 800 की, चलें ये लीजिए बैलेंस को मैंने क्लोज किया, 800 यूनिट की शॉर्टेज हो रही है। और ये कब शॉर्टेज हो रही है हमारे पास जनाब, 31 जनवरी को शॉर्टेज हो रही है। मैंने इनको परचेजेस के कॉलम में ही लिखना है, 31 जनवरी को 800 यूनिट की शॉर्टेज। फाइफो मेथड के अकॉर्डिंगली इसको कॉस्ट चार्ज करते हैं। तो जनाब फाइफो मेथड के अकॉर्डिंगली पहली लॉट की मैं कॉस्ट चार्ज करूंगी, जो कि कितनी है 160, 128,000। अब बैलेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, चीजें जा रही हैं, तो 5,000 में से 800 बेटे माइनस किया, 4,200, 672,000, और जो अगली लॉट थी वो वैसी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, 10,000 एट द रेट ऑफ 140, और ये हो गया 1,400,000। इसके बाद कोई और ट्रांजैक्शन, इसके जनाब बाद हमारे पास फर्दर कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है। तो चलिए अब हम क्या काम करेंगे, इनको क्लोज करेंगे। सबका आपने करना है टोटल। पहले क्लोजिंग स्टॉक का टोटल करते हैं। जब टोटल किया करते हैं परचेजेस के कॉलम का, सेल्स के कॉलम का, बैलेंस के कॉलम का, बेटे जब टोटल करते हैं यूनिट्स का टोटल करते हैं और टोटल कॉस्ट का टोटल करते हैं, पर यूनिट का टोटल नहीं किया करते। इस वक्त मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में 14,200 यूनिट्स हैं, जिनकी कॉस्ट कितनी है, आप 1400,000 में 6,72,000 ऐड करो, इज इट 20,72,000? ठीक है। तो जनाब फाइफो मेथड के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में यूनिट हैं 14,200, जिनकी कॉस्ट है 20,72,000। इसी तरह अब आप बेटे परचेजेस का भी टोटल करोगे, कॉस्ट का भी और वैल्यू का भी। टोटल करते हुए जहन में रखिएगा, जो परचेज रिटर्न्स हैं, ड्राइंग्स हैं, जो माइनस हैं, वो माइनस करते चले जाने। ये देखो, चलें, ये आपके सामने परचेजेस का कॉलम है। क्या करूंगी मैं, 15,000 प्लस 13,000 माइनस 1,000 माइनस 2,000 प्लस 10,000 माइनस 800, 2,000 प्लस 10,000 माइनस 800, yes, 34,200। अब इसी तरह इनकी वैल्यू का टोटल कर लोगे बेटे आप, 1,000 को कॉमन ले लो, 2,250 प्लस 2,080 माइनस 150 माइनस 320 प्लस 1,400 माइनस, नहीं हाँ, माइनस 128, यस, 5,932,000। जनाब परचेजेस के कॉलम का जिस तरह टोटल किया, अब इसी तरह सेल्स की कॉलम की तरफ चलते हैं। देखो टोटल यूनिट हमने कितने सेल किए, 18,000 के यूनिट हमने टोटल सेल किए थे 10 जनवरी को, और 25 जनवरी को 12,000 के। 18 और 12 हमारे पास कितना हो गया, इज इट 30,000? ओके जी। अब उनकी भी टोटल कॉस्ट निकाल लीजिए, 9 लाख और 9,60,000, 18,60,000। अच्छा मैं आपको 1,000 कॉमन लेके ऐड करवाती हूँ, कीजिएगा 1480, सिर्फ 1480 लिखना है, ठीक है, प्लस 1,200 प्लस 1,860, 60 4540,
जनाब हमने ये टोटल कर लिया, क्यों टोटल किया? आप मुझे एक बात बताओ, सीजीएस किसके इक्वल होती है? कैसे फाइंड आउट करते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ आपके सामने है, ये कंप्लीट पिक्चर आपके सामने है जनाब। हमने FIFO मेथड में इसको सॉल्व किया। सारे स्टूडेंट्स कैलकुलेटर पकड़ो अपना अपना। पहले यूनिट्स में सॉल्व करते हैं, फिर वैल्यू में। ओपनिंग स्टॉक के कितने यूनिट्स हैं? 10,000। कैलकुलेटर पे लिखिए सब स्टूडेंट, 10,000 ओपनिंग स्टॉक के यूनिट है। और हमने टोटल परचेज कितने किए हैं वो हमने टोटल कर लिया 34,200। मतलब 10,000 प्लस 34,200, हमारे पास टोटल यूनिट हो गए 44,200। इसमें से क्लोजिंग स्टॉक में हमारे पास कितने यूनिट बचे हुए हैं? 14,200, वो माइनस कर दो। 30,000 वो देखो आपके पास सेल्स के कॉलम में आ गए। तो जो यूनिट सेल किए वो ऑटोमेटिकली हमारे पास सेल्स के कॉलम में आ गए। सीजीएस की वैल्यू को भी हम यूं ही कैलकुलेट किया करते हैं। सीजीएस की वैल्यू अब कैलकुलेट करते हैं। पहले मैंने गुड्स सोल्ड फाइंड आउट किए थे, अब गुड्स सोल्ड की कॉस्ट निकालते। ओपनिंग स्टॉक की देखो आपके सामने कॉस्ट कितनी शो हो रही है, 1480। मैं हाईलाइट करती चली जाती हूँ। ये देखिए जनाब, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू मेरे पास 1480,000। ओपनिंग स्टॉक में जो यूनिट परचेज किए उनकी टोटल कॉस्ट, नेट कॉस्ट जिसमें सब कुछ एडजस्ट हो चुका है, 5932, वो ऐड कर दो। 1480 प्लस 5932, वो 1000 मैंने उसमें भी आपको कॉमन ले दिया। मतलब सिंपल आप ये करोगे बेटे, 1480 प्लस 5932 ऐड किया। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू उसमें से माइनस कर दीजिए। ये आपके सामने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 2072। 5340 हमारा टोटल गलत है। फिर यहाँ पे बेटे कोई टोटल गलत है। 672 प्लस, अगर यूनिट्स इक्वल आ रहे हैं कॉस्ट भी इक्वल आनी चाहिए। 2072। चलो अभी कॉस्ट चेक मैम कर। हाँ जी, मैम ये 5132 आ रहा है, किसका टोटल? ये परचेजेस का। हाँ मैं वही चेक करने लगी थी, मैंने कहा कहीं टोटल में हमसे गड़बड़ हो गई है। लेट मी, आपने 2 टाइम्स चेक कर लिया। प्लस यस मैम। 2080 माइनस 150, वो प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाया करती है। प्लस 1400 माइनस 128, हाँ 5132। इसी वो जो टोटल था वो हमारा टैली नहीं हो रहा था। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी देखो बेटे 5132,000। बाकी टोटल ठीक है जनाब? कौन बोल रहे थे? अच्छा अब दोबारा से ऐड करते हैं। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है हमारे पास 1480 प्लस परचेजेस की कॉस्ट है 5132 माइनस क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट है आपके पास 2072, माइनस की तो 45। हाँ जी अब हमारा जनाब वो टैली हो गया। इसका मतलब अब हमारा कैलकुलेशन एरर कहीं पे भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जनाब हम स्टॉक लेजर कार्ड से सिर्फ स्टॉक लेजर कार्ड से ही सीजीएस की वैल्यू निकाल सकते हैं। और जो सीजीएस की वैल्यू आती है वो हमेशा ये वैल्यू आती है जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर दी हुई है। ये जनाब ये आपके पास सीजीएस की वैल्यू आती है, जो कि मैंने किस तरह फाइंड आउट की है। ये ओपनिंग स्टॉक, इसमें ऐड किए ये परचेजेस के यूनिट्स और या उसकी कॉस्ट को ऐड किया है, और ये क्लोजिंग स्टॉक जो है इसकी वैल्यू को माइनस किया है, सीजीएस आ गया। जब सीजीएस आ जाता है और ऐसे क्वेश्चंस में वो आपसे कहे कि प्रॉफिट निकालें, तो आपने क्या करना है, सेल्स रेवेन्यू में से सीजीएस को माइनस कर देना है। और सेल्स कैसे निकालोगे? जहां जहां यूनिट सोल्ड गिवन है उसके ऑपोजिट उन्होंने सेल प्राइस दी हुई है। तो यूनिट सोल्ड को सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे, सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा। स्टॉक लेजर कार्ड से आपके पास सीजीएस आता है। तो जनाब आपने क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल देना है। लेकिन यहाँ पे अभी मैंने कॉस्ट निकाल ली है। फाइनल ग्रॉस प्रॉफिट की तरफ जाने से पहले हम हमेशा ये काम किया करते हैं कि जनाब इसका कंपैरिजन जो है कॉस्ट का एनआरवी के साथ करते हैं। फिर हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आती है क्लोजिंग स्टॉक की, वो जनाब हमारी सीजीएस में जाती है, तो हमारे पास सही ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। उसकी वर्किंग भी करते हैं हम। पहले इसी क्वेश्चन को हमने FIFO से सॉल्व किया है, अब हम इसी क्वेश्चन को एवको मेथड से सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोबारा से स्टॉक लेजर कार्ड बनाते हैं। सेम यही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे नाउ विद द हेल्प ऑफ एवको मेथड। हेडिंग दीजिए स्टॉक लेजर कार्ड
with the help of FCO method. सेम यही फॉर्मेट, एक कॉलम डेट का, फिर परचेजेस, आफ्टर परचेजेस जनाब सेल्स, और आफ्टर सेल्स हमारे पास कॉलम आएगा ऑफ बैलेंस। जनाब जिस तरह फाइफो मेथड हो या एफको मेथड हो, हम हमेशा ओपनिंग स्टॉक को पहले मेंशन करते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक को हम पहले लिख लेते हैं। जनवरी का हमारे पास मंथ है, जनवरी की फर्स्ट डेट को ओपनिंग स्टॉक के यूनिट बैलेंस के कॉलम में लिखोगे। ओपनिंग स्टॉक में जनाब हमारे पास यूनिट्स थे 10,000 और रेट था हमारे पास सारा 148, तो यूं हमारे पास 1,480,000 ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स की वैल्यू थी। उसके बाद फिर सीक्वेंस से जनाब हम इन ट्रांजैक्शंस को लेकर चलेंगे। 6 जनवरी को आपने 15,000 यूनिट खरीदे, 15,000 यूनिट हम परचेज करें, और इस वक्त जो हमारे पास रेट है 15,000 यूनिट जो हमने खरीदे उनका रेट है 150 एग्जैक्टली। ये हमारे पास आ गया 2,250,000। अब यहाँ पे देखो फाइफो मेथड में मैंने क्या सिखाया कि बेटे जब हम यूनिट परचेज करते हैं उन्हें परचेजेस के कॉलम में भी लिख लिया करते हैं, और सेम वैसे ही उसी लाइन में हम बैलेंस के कॉलम में भी लिख लेते हैं। और फाइफो मेथड में जब यूनिट सेल करते हैं हम बैलेंस के कॉलम को क्लोज किया करते हैं, बट इन केस ऑफ एफको मेथड हमने हर ट्रांजैक्शन से पहले बैलेंस के कॉलम को क्लोज करना है। हर ट्रांजैक्शन से पहले, चाहे यूनिट खरीदे हैं, चाहे बेचे हैं, चाहे ड्राइंग्स हैं, चाहे रिटर्न्स हैं, हर एडजस्टमेंट से पहले हमने बैलेंस के कॉलम को क्लोज करना है। और क्लोज करने के बाद करना क्या है, अगर यूनिट्स हमारे पास आ रहे हैं तो ऐड करते चले जाएंगे, और यूनिट्स हमारे पास से जा रहे हैं तो फिर हम माइनस करते चले जाएंगे। तो जनाब अब ये एक एडजस्टमेंट हुई है परचेसेस की, मैंने क्या करना है, इसका इफेक्ट बैलेंस पे देने से पहले बैलेंस के कॉलम को क्लोज कर देना। क्लोज कर देने के बाद अब यूनिट खरीदे हैं तो डेफिनेटली मेरा बैलेंस बढ़ गया होगा, तो जो यूनिट्स परचेज किए हैं यूनिट्स में यूनिट्स ऐड कर दूंगी, कॉस्ट में कॉस्ट ऐड कर दूंगी। 10,000 यूनिट ऑलरेडी थे, 15,000 यूनिट मैंने खरीदे, तो मेरे पास कितने हो गए 25,000। यूनिट्स में यूनिट्स ऐड किए बेटे, कॉस्ट में आपने कॉस्ट ऐड कर देनी है 1,480 37,30,000। अब देखो बेटे इसको एवरेज कॉस्टिंग मेथड क्यों करते हैं, हाँ कॉस्ट में कॉस्ट ऐड किया ना, यूनिट्स में यूनिट्स ऐड कर दिए, कॉस्ट में कॉस्ट ऐड कर दी। ऐड करने के बाद मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गई, टोटल यूनिट्स आ गए। अब इसे एवरेज कॉस्टिंग मेथड इसलिए कहते हैं, हमने टोटल कॉस्ट और टोटल यूनिट्स की बेस पे एवरेज कॉस्ट फाइंड आउट कर लेनी, और वो मैं कैसे करूंगी, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। मतलब जो 37,30,000 की कॉस्ट है वो 25,000 यूनिट की है, तो 25,000 से डिवाइड करके एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेंगे, जो कि मेरे पास आ रही है 149.2। जब यूनिट जाएंगे तो माइनस, यूनिट्स में से यूनिट्स माइनस, कॉस्ट में से कॉस्ट माइनस। जब हमारे पास यूनिट आएंगे बिजनेस में तो यूनिट्स में यूनिट्स ऐड और कॉस्ट में कॉस्ट ऐड। तो एफको मेथड में हम हर ट्रांजैक्शन से पहले बैलेंस के कॉलम को क्लोज करते चले जाएंगे। तो देखो मैंने अगली ट्रांजैक्शन पढ़ने से पहले ही बैलेंस को क्लोज कर दिया। तो जनाब 6 जनवरी के बाद 10 जनवरी को हम 18,000 यूनिट सेल कर रहे हैं। अब जब मैंने यूनिट सेल करने हैं, मुझे एफको मेथड में सोचने की जरूरत नहीं है किस लॉट में से लूं, क्योंकि एवरेज कॉस्टिंग मेथड में लॉट ही एक होगी। फाइफो में तो हर लॉट को हमें अलग अलग लिखना पड़ता है। एफको मेथड में हम क्या करें, सब चीजें मर्ज करें कि एवरेज कॉस्ट हमारे पास आ रही है तो लॉट ही हमेशा आपके पास एक होगी, और जो करंट लॉट होगी उसी पे आपने इन यूनिट्स को इशू कर देना है, बेच देना है। जो करंट कॉस्ट है 149.2 है। लीजिए जनाब ये इनकी कॉस्ट आ गई। अब बैलेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, कम हो जाएगा। 25,000 यूनिट थे, 18,000 यूनिट उसमें से मेरे पास से चले गए, बैलेंस में कितने पड़े हुए 7,000 पड़े हुए। अब जब यूनिट सेल करते हैं तो कॉस्ट पर यूनिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, इसलिए हमने सेम रेट पे तो उनको सेल किया है 149.2 पे, तो इसलिए कॉस्ट पर यूनिट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। कॉस्ट पर यूनिट पे तब इफेक्ट होता है जब यूनिट परचेज करते हैं। अब यूनिट्स में से मैंने यूनिट्स माइनस किए, कॉस्ट में से आप कॉस्ट माइनस करो या इससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर सेम आएगा 10,444,00।
तो जनाब माइनस भी करोगे तो आपके पास सेम यही रिजल्ट आएगा। तो एफको मेथड में हम यूं करते चले जाते हैं, यूनिट्स आते हैं ऐड होते जाएंगे, यूनिट्स जा रहे हैं तो माइनस करते चले जाएंगे। तो जनाब 10 जनवरी तक हमने सॉल्व कर लिया। अब 16 जनवरी को फिर से हम 13,000 यूनिट खरीद रहे हैं। अब जो 13,000 हम यूनिट खरीद रहे हैं बेटा जी, उनकी कॉस्ट कितनी है? 160, 2080,000। ठीक है बेटे, ये हो गया। अब बताओ बैलेंस पे क्या इफेक्ट होगा? शाबाश, बिल्कुल ठीक है। यूनिट्स में यूनिट्स और कॉस्ट में कॉस्ट। यूनिट्स ऑलरेडी मेरे पास 7,000 के थे, 13,000 के और आए, यूनिट्स कितने हो गए? 20,000। कॉस्ट मेरे पास थी 10,444,000, ऐड कर दीजिए इसमें 2080,000। ऊंचा बोलिए। 3124,400। अब देखो यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट निकालनी पड़ेगी, डिवाइडेड बाय 20,000। 156.2 लीजिए, आपके पास एवरेज कॉस्ट आ गई। कैसे निकाली? टोटल कॉस्ट 3.1244 मिलियन डिवाइडेड बाय 20,000। थोड़ा सा क्लियर हो रहा है? अच्छा बेटे, अब 16 जनवरी के बाद हम 18 जनवरी की तरफ चलेंगे। 18 जनवरी को परचेज रिटर्न हैं, परचेजेस के कॉलम में नेगेटिव। परचेज रिटर्न हैं 1,150 के हिसाब से, 1,50,000। अब जब चीजें खरीदते हैं बैलेंस बढ़ता है, अब खरीदी हुई चीजें वापस कर रहे हो, आपके पास से जा रही हैं, क्या करोगे? माइनस कर दोगे। तो 20,000 यूनिट में से 1,000 यूनिट मैंने वापस कर दिए, क्या हुआ? 19,000 यूनिट। अब कॉस्ट में से कॉस्ट माइनस कर दो, 312,440 माइनस 1,50,000। तो जनाब ये हमारे पास रिमेनिंग यूनिट की कॉस्ट है 297,440। अब पर यूनिट निकालो इसे 19,000 से डिवाइड करके। जी 156.54। जितने यूनिट्स की ये कॉस्ट है उतने ही यूनिट्स पे बेटे हमने डिवाइड कर दिया। 297,440 डिवाइडेड बाय 19,000 किया तो हमारे पास 156.54 की एवरेज कॉस्ट आ गई आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ परचेज रिटर्न्स। हाँ जी, 18 जनवरी के बाद क्या है? 25 जनवरी को 12,000 यूनिट सेल कर रहे हो। अब 12,000 यूनिट सेल करने, लॉट ही एक है तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, जो वो कॉस्ट है करंट 156.54 उसी पे इशू कर दीजिए। 1,878,480 1,878,480 जनाब, ये हमारे पास कॉस्ट आ चुकी है। जो हमने 12,000 यूनिट बेचे हैं ये उनकी कॉस्ट है, ये सीजीएस है। बैलेंस पे क्या इफेक्ट होगा? यूनिट जा रहे हैं, बैलेंस कम होगा। 19,000 यूनिट थे, 12,000 हमारे पास से चले गए, रिमेनिंग यूनिट्स हमारे पास हैं 7,000। रेट तो सेम है 156.54। जी आप चाहो माइनस कर दो, चाहो मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपके पास सेम आएगा। ठीक है, वो आना भी सेम चाहिए। अब उसके बाद क्यों बेटे वो राउंडिंग ऑफ तो नहीं की भी आपने 156.54 के साथ? राउंडिंग ऑफ की वजह से थोड़ा बहुत डिफरेंट। ठहरो मैं भी चेक करती हूँ। 2974400 माइनस 1,878,480 1,095,920 बेटे माइनस करके यही आ रहा है 7,000 इंटू 156.54 तो तब आता है 780 आता है। वो थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है बेटे, ये एग्जैक्ट वैल्यू 156.54 नहीं होगी ना, 54 के बाद भी कुछ और होगा। तो जब ऐसा हो जाए तो माइनस करके जो वैल्यू आती है वो एग्जैक्ट वैल्यू होती है। राउंडिंग ऑफ जितना कम करेंगे उतना डिफरेंस कम आएगा। तो वो कोई ऐसा इशू नहीं है। हम आगे चलते हैं बेटे।
तो माइनस करके यही वैल्यू आती है 1095920, मल्टीप्लाई करके नहीं आती वो फिर। हाँ लेकिन वो पीछे से या तो चेंज करनी पड़ेगी ना, इतना सा राउंडिंग ऑफ हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, ड्राइंग्स की तरफ चलते हैं। 28 जनवरी को ड्राइंग्स को कहाँ लिखूं, कौन से कॉलम में लिखूं, परचेजेस या सेल्स? परचेजेस में। और कितनी ड्राइंग्स हैं जनाब हमारे पास? 2000 की ड्राइंग्स हैं। 2000 की हमारे पास ड्राइंग्स हैं। हाँ जी, अब देखो चीजें जा रही हैं, किस लॉट में से फिर नहीं बताया हुआ। तो जो करंट मेथड सॉल्व करें उसको फॉलो करो। हम एफको मेथड को फॉलो करें और एफको मेथड ने करंटली हमें कॉस्ट दी है 156.54, 313080। अब जब यूनिट जा रहे हैं बैलेंस में कम होंगे ना, तो 7000 में से 2000 के बैलेंस में मेरे पास कितने? 5000, 156.54। आप एक काम कीजिए, माइनस कर दो 1095920, 1095920 माइनस 313080। हाँ बिल्कुल, 782840। चलें 10। नहीं वो पता कब चेंज होगी, यहाँ पे चेंज नहीं होगी, वो राउंडिंग ऑफ या तो इफेक्ट यहां से कैंसिल करो, अदरवाइज वो फिर आगे से आगे गड़बड़ चलती जाएगी। ठीक है, हमारे अदरवाइज आगे से आगे गड़बड़ चलती जाएगी। वहां राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस जो है वो ज्यादा कर दो, पॉइंट के बाद 3 डेसिमल या 4 डेसिमल तक जाओगे, राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस फर्दर कम हो जाएगा। अच्छा बेटे, 28 के बाद 29 जनवरी को आपने 10,000 यूनिट खरीदे, और आप किस रेट पे खरीदे? 140 के हिसाब से। ये 14 लाख है या 1,40,000 है? 14 लाख है। अब बेटे परचेजेस की तरफ चलते हैं। 5,000 यूनिट पहले थे, 10,000 खरीदे, कितने हो गए? 15,000। कॉस्ट ही हमारे पास 782840, इसमें 14 लाख को ऐड कर देते हैं, 21840। अब बेटे पर यूनिट निकालो, वो ऑटोमेटिकली यहां जाके डिफरेंस एडजस्ट हो जाएगा। 0.5 0.52 की बजाय, अच्छा वो आगे 22 है, फिर 52 ही लिखते हैं। हाँ जी, अब 31 को 800 यूनिट की शॉर्टेज, कहाँ लिखूं? परचेजेस में। अब कौन सी कॉस्ट चार्ज करें? जो करंट है हमारे पास जनाब, 145.52, 116416। बस। अब बेटे बैलेंस में बताओ क्या इफेक्ट हुआ? शॉर्टेज है तो बैलेंस हमारा कम हो जाएगा ना, तो इसका मतलब 15,000 में से 800 यूनिट गए, 14,200। 145.52 के हिसाब से रिमेनिंग कॉस्ट कितनी है? हम एक काम करते हैं, 2182840 इसमें से माइनस कर देते हैं 116416 जी, 2066 नहीं 424। हाँ जी ये आ गया। अब बेटा जी उसके बाद से फिर हमने वही काम करना है, टोटल। अब जब टोटल करोगे, कीप इन माइंड, चाहे फाइफो मेथड हो या बेटे आपके पास एफको मेथड हो, यूनिट्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट्स वही रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट की डिवीजन पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट की डिवीजन पे फर्क पड़ेगा। जैसे देखो आपने टोटल कितने यूनिट खरीदे, जितने आपने फाइफो में टोटल किया था ऑटोमेटिकली वही टोटल यहाँ आएगा कि जनाब हमने खरीदे थे, आप पहले 15,000 यूनिट खरीदे, फिर 13,000 खरीदे, माइनस 1,000 का रिटर्न हो गया, माइनस 2,000 ऑनर ले गया, प्लस 10,000 हमने परचेज किए, माइनस 800 जो यूनिट थे उनकी शॉर्टेज हो गई, तो 34,200 यूनिट्स जो हैं वो टोटल परचेज हुए। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक में यूनिट है बेटे 14,200, और उनकी कॉस्ट कितनी आ रही है हमारे पास? 20,66,424। फाइफो मेथड में चेक करते हैं हमारे पास कॉस्ट कितनी आ रही थी। यहां है 2.066 मिलियन, तो फाइफो मेथड में आ रही थी 2072।
तो वहां पे 72,000 और यहाँ पे 66,000। आपके पास एफको मेथड में क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कम आती है, फाइफो मेथड में चीज प्रूव हुई है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो है वो आपके पास ज्यादा आती है। उसकी रीजन क्या है? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमेशा फाइफो मेथड में ज्यादा आती है और उसकी रीजन ये है कि बेटे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इन्फ्लेशन में होता क्या है कि जो पहली लॉट्स आपने परचेज की होती हैं उनकी कीमत कम होती है, जो बाद में आपने यूनिट्स खरीदे हुए होते हैं उनकी कॉस्ट ज्यादा होती है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में जो पुराने यूनिट्स कम कीमत पे हमने खरीदे होते हैं हम उनको पहले सेल कर देते हैं, पहले आउट कर देते हैं, और जो बाद में महंगे यूनिट हमने खरीदे होते हैं वो हमारे क्लोजिंग स्टॉक में रह जाते हैं। तो बाद के महंगे खरीदे हुए यूनिट आपके पास फाइफो मेथड में क्लोजिंग स्टॉक में रह जाते हैं। इसलिए एक बात जो हमेशा याद रखनी है, एमसीक्यूज में ये बात बार बार पूछेगा, फाइफो मेथड में अंडर इन्फ्लेशन जब कीमत बढ़ रही होती है, अंडर इन्फ्लेशन फाइफो मेथड में हमेशा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा आएगी। क्लोजिंग स्टॉक के ज्यादा होने से वो आपसे फर्दर पूछेगा कि सीजीएस पे और प्रॉफिट पे इफेक्ट बताइए। वो इफेक्ट मैंने क्या बताना है? क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट लिंक होता है। अगर फाइफो मेथड में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो तो फाइफो मेथड में प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है, क्लोजिंग स्टॉक को हम सीजीएस में से माइनस करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक को हम क्योंकि सीजीएस में से माइनस करते हैं, जब सीजीएस में से ज्यादा वैल्यू माइनस होगी तो सीजीएस कम होगा और कॉस्ट के कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो हमेशा ये बात याद रखनी है कि जनाब अंडर फाइफो मेथड क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइफो मेथड में ज्यादा होती है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू के ज्यादा होने से फाइफो मेथड में कॉस्ट कम, सीजीएस कम और प्रॉफिट ज्यादा हुआ करता है एज कंपेयर टू एफको मेथड। यहां तक कि डिस्कशन में कोई इशू है तो बेटे क्वेश्चन रेज कीजिए। इस क्वेश्चन का एंडिंग एक पैराग्राफ है वो अभी रहता है, लेकिन हमारे पास टाइम जो है वो ओवर हो गया हुआ है, तो कल इंशाल्लाह उस पे मैं फर्दर डिस्कशन करूंगी। कल हम उसको फाइनलाइज करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। हाँ जी बेटे, ये मैं यहाँ सेव कर लेती हूँ, आप लोग भी सेव कीजिएगा। हाँ जी अतीब, स्लाइड शो करवा दें मैम, नीचे किसका? करते हैं। एफको का या फाइफो फर्स्ट वन का? जी मैम। लो मैम एफको का, एफको ये मेथड ये हमने किया था। ये लीजिए। मैम। हाँ जी मैम फाइफो के लास्ट पे आपने वो सीजीएस निकालना बताया था, वो एक दफा बता दें। चलो इसमें भी बता देती हूँ, कैलकुलेटर पकड़ो। यूनिट्स में बता दूं क्योंकि मैंने वैल्यू का टोटल जी ही पकड़ किया। लिया मैम। ओपनिंग स्टॉक में कितने यूनिट है? 10,000। यूनिट्स में बता दें। हाँ वही वैल्यू होगी क्योंकि मैंने यहाँ जी पे मैम। परचेजेस के कॉलम की वैल्यू का भी टोटल नहीं किया और सीजेस का भी टोटल नहीं किया। ओपनिंग स्टॉक में 10,000 यूनिट है, उसमें जितने यूनिट परचेज किए 34,200, ये नेट परचेजेस जिसमें एडजस्टमेंट हो चुकी है ड्राइंग्स की, रिटर्न्स की, वो वाली नेट परचेजेस हैं 34,200, वो ऐड कर दो। माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स जो कि 14,200 हैं। जी मैम ठीक है। 30,000 क्लोजिंग यूनिट्स आ गए। ये देखो तो ये इनका टोटल करोगे ऑटोमेटिकली 30,000 है, और जब वैल्यूज में भी करोगे तो एग्जैक्टली आपके पास यही आंसर आएगा। मैम एफको मेथड इसके ऑपोजिट होगा? नहीं नहीं, उसमें भी बेटे ऐसे ही करते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, चाहे वैल्यूज में कर लो या यूनिट्स में कर लो, उसका जो टोटल होगा सीजीएस का वो जो सेल्स के कॉलम का टोटल होगा उसके इक्वल होगा। ठीक हो गया। हो गया? चलो मैं इस क्वेश्चन को, इस स्लाइड को सेव कर लेती हूँ, आप भी कर लें, इसको कंप्लीट कल करेंगे। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज।